अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एज यू ऑल नो दैट आज से कुछ दिन पहले कराची के इलाके कारसाज रोड पर एक तेज रफ्तार प्राडो ने बाइक पर सवार बाप और बेटी को कुचल दिया और रिजल्टेंटली कुछ लोग जख्मी भी हुए और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को डैमेज भी हुआ। अब इस कारसाज एक्सीडेंट से जुड़े कुछ अहम बातें हैं, कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले नताशा जो इस केस में एक्यूज्ड हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। अब इस हादसे के बाद ये तासुर उठाया गया कि नताशा जो हैं वो मेंटली इल हैं, पागल हैं, वो साइकेट्रिक पेशेंट हैं। पिछले 5 साल से उनका साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा है। ये एक ड्रामा बनाया गया। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सदाकत है, मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, तो उसके मुताबिक हम आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि रियलिटी क्या है और जो इंसिडेंट के बाद जो तासुर बनाया गया, इस हादसे को एक नया रंग देने की कोशिश की गई, जो ड्रामा बनाया गया उसको बचाने के लिए रियलिटी क्या है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे नताशा के जो हस्बैंड हैं उन्होंने अरेस्ट होने की वजह से प्रोटेक्टिव बेल ले ली है कोर्ट से, क्योंकि उन्हें अरेस्ट होने का खतरा था। पुलिस उनके घर पर रेड्स कर रही थी, लिहाजा उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल ले ली। तीसरे नंबर पे जो डिसीज्ड हैं आमना और उनके फादर जो आरिफ, जो इस हादसे में मारे गए, जिनकी डेथ हुई, उनकी फैमिली, उनके जो लीगल हेयर्स हैं, अब क्या वो सेटलमेंट की तरफ जाएंगे या फिर इस ऑफर को रिफ्यूज करके सेटलमेंट या जो ब्लड मनी का जो ऑप्शन है इसको रिफ्यूज करके वो जस्टिस डिमांड करेंगे, जिस तरह पहले के माजी के केसेस में हुआ है। उस एक रिवायत को ब्रेक करते हुए वो जस्टिस डिमांड करेंगे। फिर माजी में जो केसेस हुए हैं उनकी तरह इस केस में भी सेटलमेंट हो जाएगी और जो विक्टिम की फैमिली है उनको ब्लड मनी देकर इस केस को भी क्लोज कर दिया जाएगा। इसको भी हम तफसीली तौर पर समझेंगे आज की इस वीडियो में। चौथे नंबर पर पास्ट में जो केसेस हुए हैं, जैसे रेमंड डेविस केस, इस तरह एक अमेरिकन सिटीजन ने दिन दिहाड़े 2 लोगों को शूट किया लाहौर में, और उसके अलावा शाहरुख जतोई जो एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके केस में क्या हुआ। तीसरे नंबर पे रानीपुर के पीर असद शाह जिसने एक छोटी सी बच्ची, 9 साल बच्ची को वायलेट किया, उस केस में क्या हुआ। और उसके साथ साथ ये जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं और अब ये जो नताशा वाला केस है, इस केस में क्या होगा और माजी के केसेस में क्या हुआ है, और दियत लॉ को किस तरह अमीर लोगों ने या एलीट क्लास के जो लोग हैं उन्होंने इस्तेमाल किया है और इस्तेमाल करके एक टूल की तरह इस्तेमाल करके उन्होंने खुद को बचाया है। इन सब बातों को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले नताशा जो इस केस में एक्यूज्ड है, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक जब वो गाड़ी ड्राइव कर रही थी उस वक्त वो इंटॉक्सिकेटेड थी। उन्होंने आइस कंज्यूम की हुई थी और नशे की हालत में वो गाड़ी ड्राइव कर रही थी। जबकि हादसे के बाद ये ड्रामा बनाया गया कि नताशा पागल हैं, उन्होंने चोरी छुपे घर से गाड़ी ली, किसी को खबर नहीं हुई, किसी को पता नहीं हुआ, चोरी छुपे वो घर से निकली। वो पागल हैं, वो मेंटली अनस्टेबल हैं और उनका पिछले 5 साल से इलाज चल रहा है। ये ड्रामा बनाया गया। रियलिटी ये है कि नताशा जब गाड़ी ड्राइव कर रही थी उस वक्त वो आइस के नशे में थी और शायद वो अमीर हैं, उनका ताल्लुक एक एलीट क्लास की फैमिली से, शायद वो किसी पार्टी से आ रही थी और वो नशे की हालत में थी, उन्होंने आइस कंज्यूम की हुई थी। और एक ऐसा इलाका जो पॉपुलेटेड एरिया है, उस रोड पर, उस इलाके में अगर आप इतनी तेज रफ्तार से गाड़ी ड्राइव करेंगे तो डेफिनेटली इस तरह के हादसा पेश होंगे। अब ये कोई ऐसा इलाका या रोड तो नहीं था जहां पे आप इतनी स्पीड से गाड़ी ड्राइव कर सकें। ये एक पॉपुलेटेड एरिया था तो आप वहां पे नॉर्मल स्पीड में गाड़ी ड्राइव करेंगे, लेकिन नशे की हालत में और ओवर स्पीडिंग की वजह से नताशा ने अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खो दिया, जिसकी वजह से 2 लोग एट द स्पॉट उनकी डेथ हुई और कुछ लोग जख्मी भी हुए। गाड़ियां जो पार्किंग में खड़ी थी उनको भी डैमेज हुआ। अगर नताशा मेंटली इल हैं या पागल हैं तो वो 2 कंपनीज की सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैसे हो सकती हैं, और उसके अलावा 7 कंपनीज की डायरेक्टर कैसे हो सकती हैं? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। अब नताशा के जो हस्बैंड हैं दानिश इकबाल, उन्होंने कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल ले ली है। दानिश इकबाल के जो लॉयर हैं आमिर मंसूब, उन्होंने कहा है कि उनके क्लाइंट को अरेस्ट होने का खतरा था, लिहाजा उन्हें
प्रोटेक्टिव बेल की जरूरत थी और उन्होंने यह भी कहा कि दानिश इकबाल की इस केस में, इस हादसे में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, जबकि नताशा जो उनकी वाइफ हैं वो करंटली जेल में है। इनिशियली शुरू में जो फीमेल सस्पेक्ट हैं नताशा, सिर्फ उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया गया था पाकिस्तान पीनल कोड के वेरियस प्रोविजंस के अंडर, लेकिन वो तमाम जो प्रोविजंस थे, जो ऑफेंसेस थे, वो बेलेबल थे। और लेटर ऑन बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 322 को ऐड किया, जो डील करता है पनिशमेंट ऑफ कत्ले बिस्सबब। अब नताशा के ऊपर जो चार्जेस बनते हैं, मेरे ख्याल में जब वो गाड़ी ड्राइव कर रही थी उस वक्त वो नशे की हालत में थी, उन्होंने ड्रग्स कंज्यूम की हुई थी, तो नार्कोटिक्स एक्ट के तहत उनके ऊपर ड्रग चार्जेस भी बनते हैं। दूसरे नंबर पे एक पॉपुलेटेड एरिया जहां पर आपको इतनी तेज रफ्तार स्पीड से गाड़ी नहीं ड्राइव करनी है, वहां पर ओवर स्पीडिंग करने की वजह से ट्रैफिक लॉज की वायलेशन करके पर ट्रैफिक लॉज की वायलेशन के चार्जेस भी बनते हैं। तीसरे नंबर पे रेकलेस ड्राइविंग के चार्जेस भी उनके ऊपर बनते हैं। चौथे नंबर पे पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी थी उनको डैमेज हुआ तो टॉर्ट लॉ के तहत उनके ऊपर टॉर्ट चार्जेस भी बनते हैं। पांचवें नंबर पे जो डिसीज्ड इस हादसे में जिनकी डेथ हुई उनके चार्जेस भी नताशा के ऊपर बनते हैं। जब पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 322 को एफआईआर में ऐड किया गया, जो डील करता है कत्ले बिस्सबब से, यानी मर्डर विदाउट इंटेंशन, मतलब आपकी वजह से किसी की डेथ हुई पर उसमें आपका इंटेंशन नहीं था। इस सेक्शन के तहत नताशा की जो फैमिली है उनके पास ब्लड मनी, दियत अमाउंट पे करने का ऑप्शन है, यानी वो विक्टिम की फैमिली को कन्विंस करके उनको दियत अमाउंट या ब्लड मनी देकर इस केस को क्लोज कर सकते हैं, अगर वो जो विक्टिम की फैमिली है वो माने तो। और सेक्शन 322 के तहत जो पनिशमेंट है वो 10 से 18 साल तक है। अब जो डिसीज हैं इस केस में, उनकी फैमिली सेटलमेंट की तरफ जाएगी या फिर इसको रिफ्यूज करके वो जस्टिस डिमांड करेंगी। अब जो दियत का अमाउंट बनता है वो मैं आपको बता दूं, फैमिली अगर चाहे तो सेटलमेंट करके जो दियत का अमाउंट बनता है वो अप्रोक्सीमेटली 70 लाख बनता है। अगर वो दियत या ब्लड मनी एक्सेप्ट करती है तो ये केस क्लोज हो सकता है। खैर ये उनकी अपनी मर्जी है, अब उनका क्या ओपिनियन है, वो क्या डिसाइड करते हैं, ये हमें आगे पता चलेगा, क्योंकि ये मैटर अभी सब जुडिस है तो इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन दोस्तों, दूसरी बड़ी अहम बात कि माजी के जो केसेस हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया रेमंड डेविस केस, शाहरुख जतोई केस और असद शाह केस में, जिस तरह वो अमीर लोग दियत लॉ को एज अ डिफेंस टूल यूज करके उन्होंने केसेस को क्लोज करवाया और खुद उन केसेस से रिलीज हो गए, ये किस तरह हुआ और इस केस में क्या लगता है आपको कि जो विक्टिम की फैमिली है उनको जस्टिस मिलेगी या फिर जिस तरह माजी के केसेस में हुआ है इस केस में भी वही होगा? ये अभी बाद में पता चलेगा, क्योंकि ये मैटर अभी डिसाइड होना है। अब जो रेमंड डेविस केस था उसमें क्या हुआ था दोस्तों, हुआ ये था कि रेमंड डेविस जो एक अमेरिकन फॉर्मर आर्मी सोल्जर थे और उसके अलावा एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म में एम्प्लॉय भी थे, और उसके साथ साथ CIA जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है उसमें वो कॉन्ट्रैक्टर भी थे। 27 जनवरी 2011 को डेविस ने दिन दिहाड़े लाहौर में 2 बंदों को शूट कर दिया। शूट करने के इमीडिएटली बाद एक कार डेविस को मदद फराहम करने के लिए रोड की रॉन्ग साइड से आ रही थी और स्पीडिंग की वजह से एक तीसरे बंदे को हिट करके कत्ल कर दिया। इंसिडेंट के बाद यूएस गवर्नमेंट ने कहा कि डेविस जो है उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्रिंसिपल्स के तहत प्रोटेक्शन हासिल है, क्योंकि वो लाहौर में अमेरिकन कॉन्सुलेट में एक एम्प्लॉय थे। हाउएवर डेविस को जेल हुई और उसे क्रिमिनली चार्ज किया गया पाकिस्तानी अथॉरिटीज के थ्रू। उनके ऊपर 2 मर्डर चार्जेस लगे और इलीगली फायर आर्म पजेस करने के चार्जेस भी लगे। 16 मार्च 2011 को विक्टिम की जो फैमिलीज हैं उनको 2.4 मिलियन यूएस डॉलर्स देकर डेविस को रिलीज किया गया और वो पाकिस्तान छोड़कर वापस रिटर्न हो गए। इसी तरह शाहरुख जतोई, जिसने एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट शाहजेब खान को टारगेटेड रिवेंज किलिंग में कत्ल कर दिया, क्योंकि वो एक फ्यूडल जतोई और टालपुर क्लेन से उनका ताल्लुक था, बड़े रिच फैमिली से वो बिलोंग करते थे, तो दियत लॉ के तहत फैमिली को कन्विंस करके वो भी इस केस से रिलीज हो गए और अब वो बेल पर बाहर हैं। इसी तरह असद शाह जो रानीपुर के एक पीर है सिंध में, ऐसे बड़े बड़े जो लोग हैं उनको पीर, मुर्शिद, सरदार, फ्यूडल समझा जाता है,
तो रानीपुर के पीर असद शाह उन्होंने 9 साल बच्ची फातिमा फ्रोडो को वायलेट किया और सेक्सुअली अब्यूज किया, और बाद में ये हुआ कि वो एक अमीर फैमिली से थे और इन्फ्लुएंस की वजह से वो इस केस से रिलीज हो गए, और फिर बाद में उन्होंने एफिडेविट्स जमा करवाए कि हम तो इस केस में थे ही नहीं। तो दोस्तों, जहां तक मैं समझता हूं कि इन तमाम केसेस में जो हुआ है, या फिर अब ये जो नताशा वाला केस है, इसमें क्या होता है ये हमें आगे पता चलेगा। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मेरा ख्याल है, दियत लॉ जो है वो अमीरों के लिए, इलीट क्लास के लोगों के लिए आजकल पाकिस्तान में एक डिफेंस टूल बन चुका है। यानी अगर आप अमीर हैं, आप इलीट क्लास फैमिली से आपका ताल्लुक है, आपके पास रिसोर्सेस हैं, तो अगर आपसे कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो आप दियत देकर किसी भी हाई प्रोफाइल केस से एस्केप कर सकते हैं, और आपके लिए तो कोई मसला नहीं है क्योंकि आप पाकिस्तान में रहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो दियत लॉ है, अब इसको चेंज करना चाहिए ताकि जो माजी में हुआ है वो फ्यूचर में किसी के साथ ना हो। अब ये जो नताशा वाला केस है, इसमें भी विक्टिम की जो फैमिली है उनको इंसाफ मिले। तो दोस्तों, अब मैं ये समझता हूं कि दियत लॉ को चेंज करना चाहिए और इस लॉ को खत्म होना चाहिए, ताकि माजी के केसेस की तरह फ्यूचर में किसी गरीब के साथ कोई जुल्म ना हो। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं मिलूंगा किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।